Hello, Namaskar, and welcome to Geography. My name is Siddharth. Today we are going to discuss about Human Geography. मानव भूगोल के विषय में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने भारत के भूगोल को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अगर जिन विद्यार्थियों ने भारत के भूगोल वाले सेक्शंस नहीं देखे हैं, पहले आप वो देख लीजिए। BA थर्ड ईयर और MA फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भारत के भूगोल का सेक्शन, साथ ही वो विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भारत के भूगोल के लिए मैंने एक संपूर्ण प्लेलिस्ट तैयार कर ली है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आज हम लोग बात करने जाएंगे मानव भूगोल की, ह्यूमन ज्योग्राफी की। ये आपके विश्वविद्यालय सिलेबस के या यूँ कहें विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये है मानव भूगोल। मानव भूगोल के विषय में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये चर्चा करने जा रहे हैं कि मानव भूगोल कहते किसे हैं, मानव भूगोल होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं या जब हम लोग भूगोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी को अगर हम लोग समझने की दृष्टि से बात करें तो मुख्य रूप से दो भागों में हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम लोग बात करेंगे कि एक तो होता है मानव भूगोल और दूसरा होता है भौतिक भूगोल। तो ये जो दो सेक्शन है, पहले का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरे का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, क्या फ़र्क है दोनों में, क्या होता है ये, तो आप इस बात को समझिए कि फिजिकल ज्योग्राफी का सीधा संबंध पृथ्वी और पृथ्वी के वातावरण से है, जिसके अंदर हम लोग जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग भारत की भूआकृति, विश्व की भूआकृति, भूकंप, ज्वालामुखी और कई सारे जो स्थलाकृतियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। वहीं हम लोग भौतिक भूगोल में ही क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान के अंदर पृथ्वी के जलवायु से संबंधित विभिन्न विशेषताओं का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। साथ में समुद्र विज्ञान, जिसे ओशनोग्राफी कहते हैं, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी का संबंध पृथ्वी के भौतिक वातावरण, पर्यावरण से है, जबकि मानव भूगोल का संबंध इस भौतिक वातावरण का मानव के साथ संबंध और मानव का इस वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। बेसिकली समझा जाए तो इस भौतिक भूगोल वाली जो ज्योग्राफी है उसको अगर हम लोग मानव भूगोल या मानव को सेंटर में रख करके पढ़ें, मानव का प्रभाव, मानव पर प्रभाव, तो इन सब चीज़ों का जब हम लोग साइमल्टेनियसली अध्ययन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम लोग पढ़ते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल का सीधा सीधा संबंध मानव और उसके वातावरण और पर्यावरण से है। फिर हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली मानव भूगोल कहते किसे हैं, ये किसकी शाखा है। तो मानव भूगोल के संबंध में जो जितनी भी परिभाषाएं दी गई है, वो उन सभी परिभाषाओं में कई सारे की पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हम लोग एक समग्र और एक सबसे अच्छी परिभाषा बना सकें। तो उसको पढ़ने के लिए पहले हम लोग परिचय पढ़ लें कि मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आप समझिए कि मानव भूगोल भी एक तरह का एंथ्रोपोलॉजी है, जिसे हम लोग एंथ्रोपोज्योग्राफी भी कहते हैं। मतलब मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और उस उत्पत्ति से लेकर के आज तक का जो मानव है वो किस प्रकार का है, हम लोग इसका अध्ययन हम लोग करते हैं मानव भूगोल में। और उस मानव का उसके पर्यावरण के साथ संबंध और उस पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, ये संपूर्ण जो अपना क्रियाकलाप चलेगा, ये हमारा बेसिकली मानव भूगोल में चलेगा। जैसे आप ये देखिएगा, ये कोई एनवायरनमेंट है और ये है ह्यूमन। तो इस एनवायरनमेंट का ह्यूमन पर इफेक्ट और इस ह्यूमन का एनवायरनमेंट पर इफेक्ट, ये जो संपूर्ण ये वाली जो क्रिया है, ये पूरी की पूरी क्रिया हमें मानव भूगोल का अध्ययन करवाती है। तो बेसिकली देखें तो यह भूगोल की एक बहुत लोकप्रिय और बहु अनुमोदित परिभाषा है कि मानव का उसके प्रकृति के साथ जो समायोजन किया जाएगा उसी का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। फिर अब आप देखिएगा कि मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का, अर्थात विभिन्न प्रदेशों में मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरणीय समायोजनों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग इसे कलिष्ठ भाषा या आपको ऐसा मतलब आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बहुत टफ भाषा है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बेसिक गूढ़ बात को आप समझ लेंगे तो अंत में सभी बातों का जो मोटिव पॉइंट है वो वही रहेगा कि हम लोग वहीं पहुंचते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है,
तो इस लाइन में ये कहा गया है कि मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरण, मतलब ये जो हमारा पृथ्वी का जो सरफेस है इस पर मानव कहाँ कहाँ पर वितरित है और जिन जिन क्षेत्रों में मानव वर्ग पाए जाते हैं उनका उनके पर्यावरण के साथ क्या क्या संबंध है, इन सभी का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। जैसा कि मैं पहली लाइन से परिभाषा बोल रहा हूँ, अंत में सभी परिभाषाएं घूम फिर के यहीं आएगी। मानव भूगोल में मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारस्पर क्रिया होती है, वातावरण एक क्रिया कहता है और मानव उसकी प्रतिक्रिया देता है। मानव कोई क्रिया करेगा और वातावरण उसकी प्रतिक्रिया देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में वातावरण के द्वारा सघन वर्षा की गई तो मानव ने खुद को ढकने के लिए घर, मकान, गुफा और इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू किया, तो उस क्रिया का ये प्रतिक्रिया निकली। क्लियर बात आई? अभी वर्तमान संदर्भ में बात करें तो मानव निरंतर पर्यावरण को पॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा है या पॉल्यूटेड कर रहा है या पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, यूँ कहें तो इस प्रदूषण के क्रम में ये इसकी क्रिया हुई, प्रतिक्रिया के रूप में वातावरण भी कुछ करेगा, तो कहीं ना कहीं हमें अनेक प्रकार के डिजास्टर देखने को मिलते हैं। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का जो संबंध है ये हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो अब आप इस मैप में देखिएगा कि बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पृथ्वी के तल को पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के तल पर मानव को पढ़ रहे हैं, वही तो मानव भूगोल है। तो अब आप इसमें देखिए, ये जन घनत्व का नक्शा है विश्व में, मानव जन घनत्व विश्व के परिदृश्य में। आप देखिएगा कि मानव कितना सघन रूप से पृथ्वी पर निवास कर रहा है और किस किस क्लाइमेट में किस किस मानव की जनसंख्या कितनी कितनी है और किस किस प्रकार का घनत्व पाया जाता है। इस मैप में आप देखिएगा तो जो डार्क ब्लैक कलर के अंदर है, जैसे कि बांग्लादेश का ये वाला हिस्सा हमें दिखा रखा है जो कि डार्क ब्लैक है, तो इस तरह के वो क्षेत्र हैं जहाँ पर अत्यंत सघन, जैसे ये वाला एरिया, अत्यंत सघन मानव अधिवास पाए जाते हैं। वहीं जब हम लोग पर्पल और रेड कलर पे जाते हैं तो उसमें हमारा भारत, चीन, कुछ यूरोपियन क्षेत्र, अफ्रीका का नाइजीरिया वाला क्षेत्र और मध्य पूर्व एशिया के क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर मानव का सघनतम अधिवास पाया जाता है, मतलब मानव का जन घनत्व ज़्यादा है। क्लियर है? जैसे जैसे हम लोग उत्तर में चलेंगे और दक्षिण में चलेंगे, मतलब हम लोग जब एक्सट्रीम क्लाइमेट की ओर बढ़ते हैं, तेज़ सर्दी अथवा तेज़ गर्मी की तरफ बढ़ेंगे, तो बेसिकली ह्यूमन की जो डेंसिटी है या यूँ कहें मानव का जो घनत्व है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र को देखिएगा कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और उसके उत्तर में ग्रीनलैंड और रूस का उत्तरी भाग, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे कम घनत्व पाया जाता है। अब इसका कारण क्या है, अभी मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, आपको इसमें अभी समझ में आएगा कि वो क्षेत्र आप देखिएगा जहाँ पर ये ग्रीन और ये वाला क्षेत्र आ रहा है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर पर्यावरण ने अनेक प्रतिकूल प्रभाव दिए हैं कि मानव वहाँ पर उतना सघन रूप से अधिवासित नहीं हो सका। तो मानव का जहाँ सघन अधिवास है वहाँ पे आप देखिएगा वहाँ वो क्षेत्र ज़्यादातर प्लेन एरिया होंगे, मैदानी क्षेत्र होंगे, पहली बात। दूसरी बात है वहाँ पर रिवर्स, नदियाँ और कई सारे प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा अपार होगी, इसीलिए वो क्षेत्र सघन अधिवासित क्षेत्र हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है ह्यूमन की जो टेंडेंसी है वो क्लियरली उसके एनवायरनमेंट से डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी ह्यूमन पे डिपेंडेंट हो जाता है कभी कभी। तो ये नक्शा आपको यही चीज़ दिखाता है। अब हम लोग बात करें तो मानव भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूरोपीय देशों, पूर्वी सोवियत संघ, यूएसए, भारत के विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन में अत्यधिक रुचि ली जा रही है। आज के समय में जो स्टडीज़ की जाती है ज्योग्राफी पर भी और एनवायरनमेंट पर भी, तो उसमें हम लोग ह्यूमन को सेंटर में रख करके ही सारे के सारे अध्ययन कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें बात करने जाएंगे कि मानव भूगोल कहते किसे हैं, क्या परिभाषा हुई और इसके जो विभिन्न विद्वान हैं उन लोगों ने क्या क्या परिभाषा दी। सबसे पहले बात करेंगे रेडजेल की, जर्मन भूगोलवेत्ता है ये, फ्रेडरिक रेडजेल इनका नाम है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। एंथ्रो का मतलब होता है मानव और भूगोल, ज्योग्राफी।
इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 3 खंडों में करवाया था। ये बेसिकली प्रकृतिवादी विचारक हैं। प्रकृतिवादी मतलब है ये विचारक हैं, प्रकृतिवादी विचारक ऐसे विचारक होते हैं जो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रकृति या नेचर डोमिनेंट होता है, मानव डोमिनेंट नहीं होता है। मतलब प्रभावकारी कौन है? प्रकृति है, मानव तो उसके अधीन ही रहने वाला जीव है। तो ये कहते हैं, ये देते हैं मानव भूगोल की परिभाषा में कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये कहते हैं पर्यावरण जो कि सभी भौतिक दशाओं का एक योग है, मानव भूगोल के दृश्य इस पर्यावरण से ही संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में बताया कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट मानव को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देगा, वैसे वैसे मानव भी अपने आप को उसी अनुसार अनुकूलित करेगा। मतलब पर्यावरण का क्या हो गया, इसमें डोमिनेंट हो गया। मतलब जो करेगा पहले पर्यावरण करेगा, मानव तो इसके अधीन रहने वाला एक प्राणी मात्र है। क्योंकि रेडजेल एक प्रकृतिवादी विचारक थे, इसीलिए उन्होंने माना कि मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित है और वातावरण को उन्हें केवल भौतिक दशाओं का योग माना है, अर्थात उन्होंने मानवीय हस्तक्षेप को विशेष महत्व नहीं दिया है। वो कहते हैं मानव कोई अगर हस्तक्षेप कर भी देता है वातावरण में तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, क्योंकि वातावरण एक बहुत बड़ी चीज़ है और मानव बहुत ही छोटी चीज़ है। क्लियर बात है। अब हम लोग बात करते हैं एलन चर्चिल सैंपल की। तो अब हम बात करेंगे एलन चर्चिल सैंपल की। तो ये है अमेरिकन ज्योग्राफर और ये रेडजेल की शिष्या रही है। तो ये भी प्रकृतिवादी विचारक थी। धीरे धीरे इनके मतों में भी परिवर्तन हुआ और ये धीरे धीरे मानव को भी डोमिनेंट, या यूँ कहें कि मानव की भी डोमिनेंसी स्वीकार करने लगी। बेसिकली ये भी प्रकृतिवादी विचारक रही थी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेडरिक रेडजेल के बाद एलन चर्चिल जो सैंपल थी, उन्होंने मानव को मोम के पुतले के समान माना, मतलब जिस पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और मनुष्य धीरे धीरे स्वयं को वातावरण के अनुसार ही ढाल लेता है। परंतु अपने अध्ययन के बाद के क्रम में उन्होंने मानव को क्रियाशील माना है। आप समझिए, जब उसने अध्ययन शुरू किया तब वो भी अपने गुरु मतलब रेडजेल की तरह प्रकृतिवादी थी कि वो मानव को सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से प्रभावित होने वाला जीव मात्र मानती थी। परंतु धीरे धीरे एलन चर्चिल सैंपल ने भी ये माना कि मानव भी क्रियाशील है। मानव भूगोल, अब ये क्या कहती है कि क्या है मानव भूगोल? तो ये कहती है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब देखो, ये यहाँ पर बोलती है चंचल मानव, कहने का मतलब है कि मानव क्रियाशील है, कुछ ना कुछ कर रहा है, प्रकृति के अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। और अस्थायी धरती मतलब यहाँ पर भी अनेकानेक परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। इन दोनों का जो पारस्परिक परिवर्तन होगा और जो संबंध बनेंगे उसका अध्ययन किया जाएगा मानव भूगोल में। अब हम लोग बात करते हैं फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता विडाल डे लाब्लाश की अब वो क्या कहते हैं, उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट है। बेसिकली ये कह रहा है कि मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भी भौतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, वर्षा के जो नियम हो गए, ये सभी के सभी भौतिक पर्यावरण और इस पर निवास करने वाले मानव, इन दोनों का जो संयुक्त जो ज्ञान मिलेगा हमें, वो मानव भूगोल से मिलेगा। ये कौन देते हैं परिभाषा? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लाश। फिर हम लोग बात करेंगे एक और फ्रांसीसी विद्वान की, जिनका नाम है जीन ब्रून्स। देखिए, आप इन सब नामों को याद रखिएगा, ये वो नाम है जो मानव भूगोल की किताब में यदा कदा आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ये वो नाम है जो आपको सबसे ज़्यादा आपके सामने आएंगे। तो इनके अनुसार, जीन ब्रून्स के अनुसार, वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है, हमारा पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। मतलब वो समस्त दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं काम करती है पृथ्वी के साथ, उन सब का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करेंगे। एल्सवर्थ हंटिंगटन क्या कहते हैं कि मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाएं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण के स्वरूप का अध्ययन होता है। बेसिकली मैंने आपको जो पहली लाइन बोली थी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, बेसिकली हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ये मानव है, ये प्रकृति है। अब चाहे तो प्रकृति रहे ऊपर, चाहे तो मानव रहे ऊपर, चाहे तो दोनों बराबर रहे, इन दोनों का जो क्रियाशीलता है, इन दोनों का आपस में जो संबंध है, उसी का अध्ययन हम लोग बेसिकली मानव भूगोल की पुस्तक में करेंगे। मानव भूगोल नाम के विषय में हम लोग उन सभी का अध्ययन करेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस मानव भूगोल के बारे में और विस्तार से जानेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा। जिस प्रकार से आपने भारत के भूगोल वाले वीडियोस को एक अच्छा महत्व दिया, उसी तरह से आप इसे भी देखिएगा। मानव भूगोल को कमतर नहीं लीजिए। अक्सर देखा गया है भूगोल में कि भौतिक भूगोल और भारत के भूगोल को विशेष रूप से बच्चे महत्व देते हैं, परंतु मानव भूगोल को हमेशा से छोड़ने की प्रवृत्ति रही है। आप मानव भूगोल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आजकल मानव भूगोल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मानव भूगोल पे आपको विशेष ध्यान देना है ताकि हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य अभ्यर्थियों से एक कदम आगे रहें। तो हम लोग इसी सीरीज़ में आगे से आगे मानव भूगोल को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।